नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्वित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। 5 सितंबर 2020 का एडिटोरियल डिस्कशन है ये। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट स्टिफल्ड, बिजनेस एंड अ वर्ड ऑफ एडवाइस। देखिए, लगभग 175 दिनों के बाद पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। हमारे संविधान में अगर आप दो पार्लियामेंट के सेशन के बीच के गैप को देखो तो मैक्सिमम 6 महीने हो सकता है गैप, यानी कि मैक्सिमम 180 दिन का गैप हो सकता है और ऑलरेडी 175 दिन का गैप हो चुका है कोरोना के पैंडमिक में। तो यहाँ पे ये जो ऑथर है वो पार्लियामेंट को एक पीस ऑफ एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट में फंक्शनिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। डिग्निटी रीगेन्ड इन अ कलकत्ता ओएसिस। देखिए, ये आर्टिकल जिन ऑथर ने लिखा है उन्होंने मदर टेरेसा जी की बायोग्राफी लिखी है। तो ये ऑथर है नवीन बी चावला। ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के, और मदर टेरेसा की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। 5 सितंबर 23वीं डेथ एनिवर्सरी थी मदर टेरेसा जी की। तो ये अपने एक इंस्टेंस को बता रहे हैं, मदर टेरेसा जी के बारे में एक इंस्टेंस को। 1996 में ये कलकत्ता में मदर टेरेसा जी से मिलने गए थे। तो मदर टेरेसा जी ने उनको बताया कि कैसी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु ने वहाँ पे बुलाया, और कुछ ऐसी महिलाएं जो कि जेल के कन्फाइनमेंट वार्ड में रहती थीं, उन महिलाओं को एक दूसरी जगह पे रीलोकेट किया मदर टेरेसा जी ने। उनके लिए एक प्रॉपर घर बनाया जहाँ पे वो अपना खाना खुद बनाती थी, अपना काम खुद करती थी, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी। तो उसके बारे में एक छोटी सी यहाँ पे कहानी बता रखी है। आप बस ये याद रखिएगा कि मदर टेरेसा जी की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी। ऑटोबायोग्राफी तो नहीं बोलना चाहिए, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद आपने बायोग्राफी लिखी हो अपनी। तो मदर टेरेसा जी की बायोग्राफी लिखी नवीन बी चावला जी ने। 5 सितंबर को उनकी 23वीं डेथ एनिवर्सरी थी। अगर सवाल आया तो इसी में से आएगा, बस इतना ही याद रखिए। अगला आर्टिकल, अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पे बात हो रही है मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड की। क्वाड मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। अभी ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अभी रिसेंटली जो भी स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं इंडियन हाई डिग्निटीज़ की तरफ से, जैसे कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने बोला कि क्वाड का मिलिटराइजेशन करना चाहिए, हमें क्वाड के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए इंडियन ओशन में और दुनिया भर के दूसरे ओशंस में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन करने के लिए। अभी इधर ऑथर एक व्यू पॉइंट दे रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप क्वाड का मिलिटराइजेशन कर भी देते हो तो भी इंडिया अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ वो सॉल्व कर पाएगा नहीं कि नहीं कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब बातें देखिए यहाँ पे बोली हैं। एक और बात बोली है कि क्वाड की अगर आप बात करो तो उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, इसमें केवल एक इंडिया ऐसी कंट्री है जिसका लैंड बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। और जब आपका किसी कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर लगता है ना, तो जो चैलेंजेस होते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस, वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो हमको ओवरऑल सिक्योरिटी सिनारियो को एसेस करके ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, रिश्ते ख़राब करने हैं या अच्छे करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। और फाइनली एक आर्टिकल, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटजी चाइनीज़ ऐप्स को लेके। 118 चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया ने फिर से ब्लॉक कर दिया है, तो उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वही बातें, अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आके बात करिए। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं अपने किसी और एकेडमिक कंटेंट के डाउट के लिए, या फिर मेरे द्वारा बनाई गई किसी और वीडियोज़ को, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। 14 सितंबर को मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट खुलने वाला है। अभी बात करी जा रही है कि देखिए, पार्लियामेंट को, हमारी डेमोक्रेसी में रोल क्या है पार्लियामेंट का, और हमारी डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में जो पार्लियामेंट का रोल है वो इस चीज़ के साथ कैसे किया जा सकता है कि जो हमारी लेजिस्लेटर्स है उनकी हेल्थ की सिक्योरिटी को ध्यान रखा जाए, पार्लियामेंट में काम करने वाले जो दूसरा स्टाफ है उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। अभी अगर आप स्टेट्स की बात करो तो बहुत सारे स्टेट्स में छोटे छोटे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ स्टेट्स में सेशन तो केवल एक दिन के लिए हुए जहां पे उन्होंने ऑर्डिनेंस को रेटिफाई किया, किसी भी तरीके के एग्जीक्यूटिव एक्शन को क्वेश्चन नहीं किया गया, चीज़ें ख़त्म कर दी गई। पार्लियामेंट की बात करी जाए तो 18 दिन का सेशन होने वाला है। इसके दौरान जो ज़ीरो आवर है उसको ट्रंकेट कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है। ज़ीरो आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड
स्पेसिफिक इश्यूज़ को जो एमपी हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो उठा सकते हैं। और क्वेश्चन आवर को ऑलमोस्ट कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि क्वेश्चन आवर के बारे में मैंने पहले इन्फॉर्मेशन कवर की है। जब इसका रेजिस्टेंस हुआ तो बोला गया कि नहीं भाई, अनस्टार्ट क्वेश्चंस को हम अलाउ करेंगे, स्टार्ट क्वेश्चंस को अलाउ नहीं करेंगे। बट स्टार्ट क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं ये मैंने पहले के करंट और एडिटोरियल में आपको बता रखा है। अभी अगर बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट का रोल क्या है? हमारी गवर्नमेंट का रोल होता है डिसीजन लेना, बहुत सारे पब्लिक टास्क परफॉर्म करना। और हमारी पार्लियामेंट का रोल क्या है? पार्लियामेंट मतलब हमारा लेजिस्लेचर। हमारा लेजिस्लेचर जिसको लोगों ने डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना है, वो क्या करेगा? वो हमारी गवर्नमेंट से जवाबदेही लेगा। हमारी गवर्नमेंट इस लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल है, लेजिस्लेचर लोगों को अकाउंटेबल है। और साथ साथ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जो कि है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो ध्यान देंगे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव संविधान की लिमिट के अंदर चल रहे हैं। तभी ऑथर यहाँ पे सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसने काम को सही तरीके से नहीं किया है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, एक तरीके का कंपैरिजन किया गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के बीच में और हमारी पार्लियामेंट के बीच में। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, हमारे देश में किस किस लोगों को कोरोना हुआ है इसके लिए एक ऐप लाई गई, आरोग्य सेतु। आप सब उस ऐप के बारे में जानते हैं। एक ऐसी ही ऐप आई है ब्रिटेन में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप। आपको पता है जब ब्रिटेन में ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप का आइडिया आया तो यूनाइटेड किंगडम की एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मिली और उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स ने प्रपोजल्स को एग्जामिन किया। उसके लिए उसकी एक रिपोर्ट आई जिसका नाम था ह्यूमन राइट्स एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अर्ली मई में रिपोर्ट पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट ने बोला कि एक ऐप आप तभी बना सकते हो ब्रिटेन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जब आप इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन लेके आओ। बिना लेजिस्लेशन के आप इस ऐप को नहीं बना सकते। और उस लेजिस्लेशन में लिखा होगा कि इस ऐप में जो डाटा आएगा उसका प्रयोग लिमिटेड पर्पसेस के लिए किया जाएगा और वो लिमिटेड पर्पस होगा बस कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना। इसके डाटा को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और सेंट्रल डाटाबेस पे अगर किसी की इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है तो केवल उन लोगों की इन्फॉर्मेशन शेयर होगी जिनको कोरोना वायरस हो गया है, क्योंकि उन्हें जो कोरोना वायरस हुआ है वो किसी दूसरे को वो ना फैला पाए, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन को आप सेव कर रहे हो। फिर जो भी कंसर्न मिनिस्टर होगा ब्रिटिश कैबिनेट में, वो हर 21 दिन में ये रिपोर्ट देगा कि ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाली ऐप है वो डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी में सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। वहीं पे ब्रिटेन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में क्या क्या हुआ हमने देखा। इंडिया में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप में क्या हुआ? आरोग्य सेतु को हम लोग एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के थ्रू लाए हैं। ओके, अभी के लिए आरोग्य सेतु का डाटा किस हिसाब से स्टोर हो रहा है हमको पता नहीं है। तो कल की डेट में मान लीजिए हम लोग फ्लाइट पकड़ के फॉरेन जाते हैं या फिर किसी और शहर में जाते हैं या मेट्रो रेल में ट्रेवल करते हैं, तो क्या हमारे इस ट्रेवलिंग के डाटाबेस को उस आरोग्य सेतु में इस्तेमाल किया जा रहा है, नोट डाउन किया जा रहा है? क्या कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन है जिसके थ्रू आरोग्य सेतु ऐप को लाया गया? क्या उस लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है कि आरोग्य सेतु में जो डाटा स्टोर किया जा रहा है उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? आरोग्य सेतु एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ना के बराबर है। तो पार्लियामेंट कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने का, वो इस एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे ऑथर ने बताने की कोशिश की। फिर हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट लगभग 175 दिनों के बाद मिल रही है। अभी आप देखो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट क्या बोलती है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है और यहाँ गैप कितने का हो गया? 175 महीने का। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ लगभग 4 महीने के लिए नहीं मिली। जो थोड़ी बहुत पार्लियामेंट्री कमेटी मिली उसमें ओनली इन पर्सन मीटिंग हुई, मतलब जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे वो साथ में आके एक जगह बैठ के बात कर रहे थे। उसमें भी कुछ लोग आए नहीं तो अटेंडेंस कम थी, चूंकि ट्रेवल रिस्क थे, रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे। दुनिया भर की कंट्रीज में पार्लियामेंट टेक्नोलॉजी के दम पे काम कर रही है, पार्लियामेंट्री कमेटीज टेक्नोलॉजी के दम पे काम कर रही हैं, बैठे बैठे लोग काम कर रहे हैं। बट इंडिया में काम ही नहीं कर रहे हैं ये बोल के कि कोविड-19 का लॉकडाउन लगा है। वहीं पे इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को देखो तो 900 सेंट्रल नोटिफिकेशन निकले हैं और 6000 स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन निकले हैं। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर जो आपके एसेंशियल सर्विसेज में वो काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप आईएएस बन के इस समय पे फील्ड में काम कर रहे होते अपने स्टेट में, तो कोरोना हो चाहे ना हो आपको तो काम करने जाना ही है। आप बैंक एम्प्लॉयज़ को देख लीजिए, वो रोज़ काम करने जा रहे हैं।
तो एक तरफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार ऑफिस जाके काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक का बहाना देके घर पे बैठे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और आपके बैंक के एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, तो ये पार्लियामेंट घर पे कैसे बैठी है? कोविड-19 का खतरा तो सबको है, केवल पार्लियामेंट के एम्प्लॉयज़ को थोड़ी ना है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेटर्स को थोड़ी ना है। ये तो आप नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट का जो एक लेजिस्लेटर है, एमपी, उसकी जो जान है वो किसी बैंक के एम्प्लॉय की या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से ज़्यादा कीमती है। फिर यहाँ पे ऑथर जुडिशरी के रोल को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी देखिए, कुछ चीज़ों में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होना चाहिए। अभी उस चीज़ में अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं होता तो एक कैलकुलेटेड अगर जुडिशियल इंटरवेंशन हो तो भी काम बन जाएगा। अभी माइग्रेंट इशू देख लीजिए, माइग्रेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हुई, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं, चल के घर की तरफ वापस जा रहे थे। उस समय पे पार्लियामेंट मिल नहीं रही थी तो पार्लियामेंट कुछ कर नहीं पाई। जुडिशरी से इंटरवीन करने को कहा गया तो जुडिशियल इंटरवेंशन आया, बट बहुत देर में आया, तब तक डैमेज हो चुका था। फिर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला जो इशू है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ठीक है भाई, टेलीकॉम कंपनीज 20 साल के अंदर पैसा चुकाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं 20 साल नहीं, 10 साल बहुत है, क्योंकि हमको कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, टेलीकॉम कंपनीज के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, और वो टेलीकॉम कंपनीज ने जिन जिन बैंकों से पैसा लिया है वो बैंकों का पैसा एनपीए ना बन जाए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो अभी यहाँ पे ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए वहाँ तो जुडिशरी इंटरवीन कर नहीं रही, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पे इंटरवीन कर रही है। प्लस हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू में होना चाहिए, बट बाद में होता है। जैसे कि अब पार्लियामेंट मिल रही है इतने दिनों के बाद, अभी इतने दिनों के बाद पार्लियामेंट मिल रही है, डैमेज हो चुका है। कोविड-19 के क्राइसिस को कैसे डील करना है, इसके लिए पार्लियामेंट की मीटिंग पहले होनी चाहिए थी, ताकि एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक मेंटल या मॉरल प्रेशर हम बना पाते हैं। लेकिन अब तो एग्जीक्यूटिव सारे डिसीजन ले ही चुका है कोरोना के पैंडेमिक को लेके या बाकी चीज़ों को लेके। तो अब जो कुछ भी पार्लियामेंट करेगी वो एक तरीके का पोस्टमार्टम होगा कि हाँ भाई, एक इंसान की मौत हो गई, अब आप उसके शरीर को चीर फाड़ के देख रहे हो कि क्या गलती थी, जबकि उसकी मौत होने से पहले इलाज के समय पे ही आपको मिलना चाहिए था। यहाँ पे ये ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। इंग्लैंड में ऐसा ही हुआ है, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं, अभी भी चलिए, अब जो हो गया वो हो गया। ऑथर बोल रहा है कि पार्लियामेंट मिलने वाली है, पार्लियामेंट शुड रिकवर लॉस्ट ग्राउंड बाय फुलफिलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रोल, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज टू डिस्कस इन द शॉर्ट 18 डे सेशन। तो ये जो 18 दिन का सेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करनी है। अभी द फैक्ट दैट द टू हाउसेज आर वर्किंग इन शिफ्ट टू यूज द सेम फिजिकल स्पेस लिमिट्स द स्कोप ऑफ एक्सटेंडेड सिटिंग्स ऑन एनी डे। देखिए, दोनों हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा, शिफ्ट में काम करेंगे, एक ही जगह पे मीटिंग होने वाली है, तो ऑब्वियस ही बात है एक दिन में बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड सिटिंग्स तो नहीं हो पाएंगी। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए 11 ऑर्डिनेंसेस के ऊपर बहस करनी है। पिछली बार जब पार्लियामेंट मिली थी और अब जब पार्लियामेंट मिल रही है, इसके बीच में 11 ऑर्डिनेंसेस पास किए गए हैं। अभी इन 11, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये आपको अपने एग्जाम्स में बहुत काम आएगी, इसलिए चाहिए तो नोट कर लीजिए। अभी ये जो 11 ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए हैं सरकार के द्वारा, इसमें से जो 5 ऑर्डिनेंस हैं वो तो कोविड-19 क्राइसिस और लॉकडाउन से रिलेटेड है। जैसे कि टैक्स फाइलिंग डेट को आगे बढ़ाया है, इंसॉल्वेंसी केसेस नहीं चलेंगे, इस पर मॉरेटोरियम चला दिया गया जब तक कोविड का लॉकडाउन था 6 महीने का। हेल्थ वर्कर्स का प्रोटेक्शन, टेम्पररी कट्स इन सैलरीज इन अलाउंसेज ऑफ एमपीज एंड मिनिस्टर। तो 5 ऑर्डिनेंसेस तो इससे रिलेटेड हैं। उसके बाद के ऑर्डिनेंसेस की बात की जाए तो बचे हुए 6 ऑर्डिनेंसेस में टू रिलेट टू द सुपर सेशन, सुपर सेशन मतलब यूजलेस कर देना या उसको स्किप कर देना, ऑफ द बोर्ड्स ऑफ द काउंसिल दैट रेगुलेट होम्योपैथी एंड इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो होम्योपैथी और इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को जो भी बोर्ड ऑफ काउंसिल रेगुलेट करता था, उनकी ताकत को कम करके उसके काम को सीधे सीधे गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया। तो 2 ऑर्डिनेंस इससे रिलेटेड हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि कोऑपरेटिव बैंक्स को हम रेगुलेट करेंगे, इसका एक बिल भी पेंडिंग है पार्लियामेंट में, ये वाला ऑर्डिनेंस हो गया। एग्रीकल्चरल मार्केट से रिलेटेड 3 ऑर्डिनेंस की बात हो रही है और एक ऑर्डिनेंस की बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑर्डिनेंस अभी आया नहीं है। तो ऑथर ये बोल रहा है कि भाई ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक्स का जो मैनेजमेंट अपने पास लिया है, एक ये ऑर्डिनेंस, उसके बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में जो 3 ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए पार्लियामेंट को,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोविड-19 से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस थे वो कहीं ना कहीं ज़रूरत थे, उनको ऑलरेडी अप्लाई किया जा चुका है, तो उसमें तो अब ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आरबीआई ने जो कोऑपरेटिव बैंक्स का मैनेजमेंट लिया है और ये जो 3 ऑर्डिनेंस आए हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, इनके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ है उन फील्ड्स में सरकार ने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर डिस्कशन, आगे आने वाले समय में ये जो कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है इसको रोकने के तरीके, मॉर्टिलिटी को लिमिट करना, इन सब चीज़ों के बारे में बात होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है, बैंकिंग सिस्टम को कैसे रिवाइव करना है, गवर्नमेंट फाइनेंसेस को कैसे रिवाइव करना है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में पैसों को लेकर जो बहस चल रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन आवर को जो आपने बंद कर दिया इसको वापस चालू करिए, जो शॉर्टर जीरो आवर है इसके चलते आपने क्वेश्चन आवर बंद किया, जीरो आवर को ट्रंकेट किया, उसके चलते जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी मिनिस्टर से जो सवाल पूछने की कैपेसिटी उसको आपने कम कर दिया। इस कैपेसिटी को आप वापस लेके आइए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछा जाएगा एग्जीक्यूटिव से, मिनिस्टर से, तब तक वो ड्यूली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे लोगों को। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत करी गई है। काम की चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अ न्यू डायमेंशन, मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड विल नॉट एलिवेट द टेरिटोरियल थ्रेट इंडिया फेसेस फ्रॉम चाइना। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, आप क्वाड को मिलिटराइज कर रहे हो, लेकिन उससे आपको एक्चुअली में फ़ायदा क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत, उन्होंने ये बोला था कि क्वाड एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है जिससे हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को मेंटेन कर सकते हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, बाकी सारे ओशंस में, इवन साउथ चाइना सी में भी। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया आने वाले समय में क्वाड मिलिट्री पेट्रोल्स में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब क्वाड ग्रुप के साथ इंडिया ज़्यादा अलाइन हो रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में जो इंडियन नेवी है वो इंडियन नेवी इंडियन ओशंस के बाहर जाके भी जॉइंट पेट्रोल में पार्टिसिपेट करे। अभी इंडियन ओशन में भी जो जॉइंट पेट्रोलिंग की है इंडियन नेवी ने, वो फ्रांस की नेवी के साथ मिलकर की है। मालाबार एक्सरसाइज की बात की जाए जो कि यूएसए और जापान के साथ होती है, अभी तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फॉर्मली इनवाइट नहीं किया है मालाबार एक्सरसाइजेस के लिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। अभी भी इंडिया कोशिश कर रहा है कि चाइना के साथ ये जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है ये बातों से निपट जाए, और कहीं ना कहीं इंडिया कोशिश कर रहा है कि क्वाड का मिलिटराइजेशन ना हो, चूंकि पहले सीधे सीधे इंडिया ने क्वाड के मिलिटराइजेशन से मना किया है। तो बीजिंग के साथ डील करने के लिए यहाँ पे एक बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच लेके चलनी है, क्योंकि एक तरफ जो एस जयशंकर साहब हैं उनके जो पिछले 1 या 2 सालों में स्टेटमेंट रहे हैं वो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप के रहे हैं कि हम क्वाड का मिलिटराइजेशन नहीं करेंगे। और रिसेंटली जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है बिपिन रावत जी, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद क्वाड का मिलिटराइजेशन किया जाए। अभी उसका ऑब्वियस रीजन है चाइना की एग्रेसिवनेस। अभी चाइना अपनी एग्रेसिवनेस बंद नहीं करता है तो ऑब्वियस सी बात है क्वाड का मिलिटराइजेशन तो होना ही है। लेकिन बात यह है कि अगर आप क्वाड का मिलिटराइजेशन कर भी देते हो तो भी जो बॉर्डर लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, उसमें आपको कितनी मदद मिलेगी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। और सिर्फ एस जयशंकर साहब ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2018 में इंडो पैसिफिक को एक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट की तरह देखा था, एक क्लब ऑफ लिमिटेड मेंबर्स की तरह नहीं देखा था। अभी पहले जो इंडिया का स्टैंस रहा है ना वो चाइना को अपीज करने का रहा है, लेकिन एक समय के बाद अभी जब चाइना का एग्रेशन देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ये पता चल रहा है कि चीज़ें अपीसमेंट से चलेंगी नहीं। तो शायद क्वाड को एक अल्टरनेटिव मिलिट्री अरेंजमेंट की तरह देखा जा रहा है, बट ये मिलिट्री अरेंजमेंट सक्सेसफुल होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप यूएसए को देख लो, आप जापान को देख लो, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है चाइना के साथ। चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। अभी हमारे बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ, अगर किसी तरीके की क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन करके ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं अगर, तो बात है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इंडिया अगर क्वाड का मिलिट्री ये जो ग्रुप है ज्वाइन कर लेता है तो स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा अप्रैल से पहले वाला। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे ऑथर ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। फाइनल आर्टिकल, एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी। Whatever the threat from Chinese apps, India needs a better approach to tech regulation. आपको पता ही है कि रिसेंटली 118 ऐप्स को इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है। ओके, आप देखो कि इन ऐप्स के लिए जो इंडियन मार्केट था
वो एक बहुत बड़ा मार्केट था। इंडिया वॉज अ रियल बिग मार्केट फॉर दीज ऐप्स। इसमें जो सबसे फेमस ऐप थी वो थी पबजी, ओके। मिलियंस ऑफ यूजर्स थे इन ऐप्स के इंडिया ने। अभी इंडिया ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि देखिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम मैसिव मार्केट है, और अगर जियोपॉलिटिकली हमको किसी कंट्री से डेंजर होगा तो हम उसको अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी की फील्ड में उसकी एंट्री ब्लॉक कर देंगे। इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन्स हैं, बॉर्डर टेंशन्स, वो काफ़ी ख़राब चल रही हैं, खासकर जून से, ओके। और तब से चाइनीज़ ऐप्स इंडिया में लगातार बैन हो रही हैं। सबसे पहले जब 57 ब्लैक हुई थी, 59 ब्लॉक हुई थी, जिसमें टिकटॉक एक थी, और अब 118 हुई जिसमें पबजी एक है, वी चैट, बाइडू ये भी हैं। इंडिया ने क्या बोला है कि हम इन ऐप्स को बैन कर रहे हैं बिकॉज दे आर प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, ओके। मिलियंस ऑफ इंडियन यूजर्स थे इन ऐप्स के, और इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये ऐप्स स्टील कर रही थी यूजर के डाटा को और उनको उन सर्वर्स में लेके जा रही थी जो कि सर्वर्स इंडिया के बाहर हैं। अभी ये जो स्टेप है, ये स्टेप इंडिया का कितना इफेक्टिव होगा इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। देखिए ये तो साफ साफ है कि जो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं, जो दुनिया भर में अपनी पकड़ को स्ट्रांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने उनकी एंट्री को इंडिया में ब्लॉक किया है, ओके। अभी ये चाइनीज ऐप्स को से आप इंडिया का मार्केट छीन रहे हो, वहां तक तो सही है, बट मार्केट छीनने के साथ साथ आप इनके साथ किस हद तक दुश्मनी मोल सकते हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब कि ग्लोबल टेक सप्लाई जो चेन है, उसमें जो चाइनीज इंडस्ट्रीज है, जो चाइनीज कंपनीज है, वो बहुत हद तक घुस चुकी हैं। तो अगर आप चाइना से ओपनली टेक्नोलॉजी की फील्ड में पंगा ले रहे हो, तो किस हद तक आप इस पंगे को कंटिन्यू करके रख सकते हो अपनी ग्रोथ को रोके बिना, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे होती है अपनी ग्रोथ को रोकना। भले ही बॉर्डर पे इंडिया चाइना के क्लैशेस चल रहे हो, बट इकोनॉमिकली अभी भी चाइना ने हमको सैंक्शन करना शुरू नहीं किया है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो लिमिट कब आएगी जब चाइना हमको इकोनॉमिकली सैंक्शन करना शुरू करेगा, और उसके बाद हम लोग किस लिमिट तक इस सैंक्शंस को झेल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर गवर्नमेंट ने किस ताकत के थ्रू इन ऐप्स को बैन किया है, तो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इस ताकत के थ्रू गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन किया है, नेशनल सिक्योरिटी के उदम पे बैन किया है। और ऑब्वियसली जो देश की एक बहुत बड़ी जनता है वो इस बैन से कहीं ना कहीं खुश है, उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ है वो बैन हो गई। मिलियंस ऑफ लोग इसमें इंगेज कर रहे थे। तो एक पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया कि जो चाइनीज़ टेक जाइंट्स हैं उनको आप किस लिमिट तक नाराज़ कर सकते हो। जो चाइनीज़ टेक जाइंट्स जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जिन्होंने अपना महारत, अपना मतलब डोमिनेंस स्थापित कर रखा है, वो कब तक इंडिया को सैंक्शन नहीं करेंगे। प्लस अगर आप इंडिया के टेक मार्केट की बात करो, तो हमारे टेक मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी प्रोग्रेस को रोकती है, वो है डाटा प्रोटेक्शन बिल। हमारे यहाँ डाटा प्रोटेक्शन का एक प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है। अभी अगर आप चाइना की बात करो तो चाइना में भी डाटा प्रोटेक्शन को कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है, बट चाइनीज कंपनी को एक्सेस अगर आप हमारे इंडियन मार्केट में रोक रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर हमको किसी और कंट्री से टेक फील्ड में मदद लेनी पड़ेगी। अभी यूएस, यूके जैसी कंट्रीज या कोई और यूरोपियन कंट्री की कंपनी आके इंडिया में काम करती है, तो वो इंडिया में आने से पहले ये जरूर देखेगी कि क्या इंडिया में कोई प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन बिल है, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो कंपनीज इंडिया में आने में घबराएंगी। अभी चाइना जैसी कंट्री का तो सीधा सा हिसाब है, उनके यहाँ खुद का कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, तो इंडिया में भी लॉ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर आप बाहर की कंट्रीज से अब टेक फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको एक प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन बिल चाहिए, जो कि इंडिया में है नहीं। तो कुल मिला के बात बस यहाँ पे ये बोली जा रही है कि चाइना के साथ अगर टेक्नोलॉजी की फील्ड में आपने पंगा मोल लिया है, तो उसका अल्टरनेटिव भी आपको ध्यान से सोच के रखना है, और उसके लिए जो हमारे देश में टेक रेगुलेशन का माहौल है, इसको प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म करना है। बस यही यहाँ पे ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा था। 3 आर्टिकल्स थे, तीनों आर्टिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक मदर टेरेसा से रिलेटेड आर्टिकल है, उसमें ज़्यादा जाना नहीं है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिक आइडियाज़ को मैंने आपको दे ही दिया कि क्या क्या एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। और सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड एक आर्टिकल है, तो मैं वैसे भी एग्जाम रिलेटेड चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।